In this question, a cylindrical vessel of radius r is filled with an ideal liquid of density rho up to height h above its flat bottom. It is now set into rotation about its vertical axis with constant angular velocity omega. When steady state is achieved, the liquid does not overflow and no portion of the bottom is dry. Now at the center of the bottom a small orifice of radius r is made. How much liquid can flow out of the vessel? तो स्टार्टिंग में यहाँ पर किसी तरीके का ऑरिफिस नहीं है और जो लिक्विड है यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल वेसल में है और उसको रोटेट कर देते हैं अबाउट दिस एंड वर्टिकल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो वैसे तो इस तरीके के रोटेशन वाले कंटेनर में जो यहाँ पे इसका शेप बनता है लिक्विड का, वो शेप हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए, इसकी इक्वेशन भी हमें डायरेक्टली आनी चाहिए। लेकिन एक बार मैं जस्ट इसको इलस्ट्रेट कर देता हूँ यहाँ पे कि जो लिक्विड है वो किस तरीके का शेप अक्वायर करता है। सभी को पता होना चाहिए कि ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व एक पैराबोलिक कर्व है और इसकी इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि ये इक्वेशन और ये कर्व वगैरह किस तरीके से आते हैं इसमें। तो सपोज़ यहाँ पर ये कंटेनर है, इसको रोटेट कर दिया गया है। तो रोटेट करने के बाद ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो ये फ्री सरफेस है इसकी, वो फ्री सरफेस अब हॉरिजॉन्टल नहीं रहती है। अदरवाइज़ तो फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल रहती है विदाउट एनी एक्सेलरेशन वाले केस में। तो यहाँ पे सिलेंडर इज़ रोटेटेड लेट्स से विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और हमने यहाँ पे ये देखा कि जो ये फ्री सरफेस है वो फ्री सरफेस कुछ इस तरीके का शेप ले लिया इसने। तो ये जो कर्व जैसा यहाँ पे दिख रहा है, इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी, पहले इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ मैं इसे एक ऑरिजिन मान लेता हूँ और इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, और किसी भी एक पॉइंट को उठा लेता हूँ जिसका मास डीएम है। तो सपोज़ इस डीएम मास के मैंने पार्टिकल को उठा लिया यहाँ से, और जो डीएम मास का यहाँ पर ये पार्टिकल है, इसकी जो लोकेशन है ये कोऑर्डिनेट सपोज एक्स कॉमा वाई है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूँ इस डीएम मास के पार्टिकल का, तो डीएम मास के पार्टिकल का जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसको मैं कंटेनर के रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ, और उसमें मैं यहाँ पर जो भी फोर्सेस हैं उनको दिखा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो एक तो हो जाएगा इसका वेट डीएम इंटू जी, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि अवे फ्रॉम दिस एक्सिस लगेगा यहाँ पे, और ये एक्सिस से डिस्टेंस इसका ये हो जाएगा एक्स के इक्वल। तो दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो ये हो जाएगा डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब इस पे ये जो भी ये नेट फोर्स आएगा यहाँ पर, जो भी इस एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से जो भी नेट फोर्स आएगा, उस नेट फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा इसमें। तो नेट फोर्स विल बी समथिंग लाइक दिस। और हमें यहाँ पर ये पता है कि जो भी लिक्विड सरफेस होती है उस लिक्विड सरफेस पे जो नेट फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो दिस फोर्स मस्ट बी, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड है वो लिक्विड आइडियल लिक्विड बताया गया है, तो किसी भी तरीके का कोई विस्कस फोर्सेस यहाँ पर नहीं होंगे। तो जो फोर्सेस होंगे वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगे। और सरफेस का ओरिएंटेशन फिर कैसा होगा, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट तो ये है, तो सरफेस का ओरिएंटेशन इस रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सरफेस का ओरिएंटेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस रिजल्टेंट फोर्स। और सपोज इस सरफेस है, वो सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल लेट से थीटा बन रहा है यहाँ पर, और फिर ये भी थीटा हो जाएगा इसमें। तो अगर मैं इसका स्लोप देखूँ, इस सरफेस का स्लोप यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा डीएम टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा इज दिस डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डीएम इंटू जी। तो दिस इज दिस स्लोप, और ये स्लोप एक्स पे डिपेंडेंट है। अगर स्लोप एक्स पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि स्लोप की हर जगह वैल्यू इक्वल नहीं है, एक्स के साथ साथ वैल्यू यहाँ पर बदलती जा रही है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सरफेस यहाँ पर बनेगी वो सरफेस एक कांस्टेंट स्लोप वाली नहीं होगी। अगर कांस्टेंट स्लोप वाली होती तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता। और ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर एक लीनियर एक्सेलरेशन इस तरीके का प्रोवाइड किया जाता है कंटेनर को, तो जो शेप है सरफेस का वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, लीनियर टाइप का रहता है फिर ये, जिसमें स्लोप हर जगह पर उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर स्लोप हर जगह चेंज होगा, तो स्लोप के चेंज से हमें समझ जाना चाहिए कि इट इज़ कर्व। ये कर्व क्या है इसको भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा को मैंने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख लिया इसमें, और इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद में यू विल फाइंड कि कुछ ऐसा आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी एक्स को उधर ले गए होंगे बाई टू जी प्लस सम कॉन्स्टेंट। और मैंने ऐसा किया है कि जो कर्व जिसकी इक्वेशन मैं निकाल रहा हूँ उसी पे मैंने ऑरिजिन फिक्स कर दिया है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उससे जो सी की वैल्यू है वो जीरो आ गई यहाँ पर, और जो कर्व है वो पैराबोलिक आ गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। तो ये जो कर्व की इक्वेशन है ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। और इस तरीके के जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जो यहाँ पे सरफेस है, सरफेस के हर एक पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा।
तो ये जो सरफेस इस तरीके की, दिस इज़ इक्वी प्रेशर सरफेस, इसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा। और इस तरीके के जो पैरेलल ऐसे सरफेसेज होंगे यहाँ पे, या पैरेलल कर्व्स होंगे, इन पैरेलल सरफेसेज पे प्रेशर इक्वल होगा। जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इक्वी प्रेशर सरफेसेज एक तरीके से पैरेलल फैमिली ऑफ कर्व जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को इसमें, और सभी की इक्वेशन यही रहेगी इसी तरीके की, बस उसमें कांस्टेंट कुछ ना कुछ यहाँ पर आता जाएगा इसमें। अगर ऑरिजिन को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है तो इनके लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, बस फ़र्क इतना ही होगा। तो हमने सीख लिया कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन इस तरीके की आती है, और जो कर्व मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है पैराबोलिक है। लेकिन ऑब्वियस है कि यहाँ पर अब ये 3 डायमेंशनल है, इसमें हमें सिर्फ जो कर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो तो बस एक कर्व है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरी एक सरफेस है। ये एक कटोरे टाइप की सरफेस यहाँ पर ऐसे बन रही होगी अंदर में। ऊपर मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया, तो ये अंदर ऐसे कटोरे वाली सरफेस, बाउल टाइप की सरफेस यहाँ पर बन रही होगी। लेकिन ये जो सरफेस है, ये सरफेस यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक इस तरीके का यहाँ पर ये इस तरीके का ये ट्राइंगल लेते हैं, लेट्स से दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको रोटेट कर देते हैं। तो सभी को ये पता होगा कि अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूँ तो इस तरीके की सरफेस बनती चली जाएगी यहाँ पर, और 3 डायमेंशनली यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। तो यहाँ पर एक राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा जब मैं इसको रिवॉल्व करूँगा अबाउट दिस एक्सिस। इसी तरीके से अगर एक पैराबोलिक यहाँ पर ये इस तरीके का कर्व है, और अगर मैं इसको इसके अबाउट इस तरीके से रिवॉल्व कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करता हुआ ये जो सरफेस बनाएगा, ये सरफेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इसको बोलते हैं पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन। तो जो सरफेस यहाँ पे फॉर्म हो रही है, दिस सरफेस इज कॉल्ड पैराबोलाइड सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, जिसमें इस तरीके के जो कर्व हमको दिखाई देंगे इस सरफेस पे, वो जो कर्व होंगे वो कर्व यहाँ पर एक पैराबोला होगा, उसकी इक्वेशन पैराबोला होगी। लेकिन वो एक पूरा सरफेस फॉर्म कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये पूरी सरफेस है, इट इज़ पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन। जिस तरीके से यहाँ पर इसको घुमाते हैं तो पूरी सरफेस फॉर्म हो जाती है, और एक तरीके से ये फिर एक कॉनिकल सरफेस बना लेता है। तो पैराबोलाइड सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया इस जो क्वेश्चन दिया गया तो उससे अलग हट करके मैंने ये सब कुछ किया है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये डायरेक्टली पता होना चाहिए, या फिर अगर हमें पता नहीं भी है तो ये सब फटाफट हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो अब आप यहाँ पे देखो कि जो सरफेस है, इस सरफेस का जो ओरिएंटेशन या फिर जो इसका एक शेप है इस तरीके का, वो शेप यहाँ पर सिर्फ किससे डिसाइड हो रहा है? तो शेप सिर्फ यहाँ पर डिसाइड हो रहा है ओमेगा से। अगर ओमेगा हमने हमेशा कांस्टेंट रखा हुआ है तो हमेशा जो शेप बनेगा और शेप भी वही रहेगा, शेप चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सरफेस का जो शेप है पैराबोला, अगर ओमेगा चेंज होता जाएगा तो फिर रहेगा तो पैराबोला ही, लेकिन वो डिफरेंट काइंड ऑफ पैराबोला होता जाएगा, उसमें ओमेगा चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो टर्म लिखा गया इस क्वेश्चन में, दैट इज़ कि वी हैव कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इसका मतलब शेप हमेशा वही रहेगा। तो सपोज़ अभी हमने इसमें कोई ऑरिफिस क्रिएट नहीं किया था, हमने रोटेट कर दिया और इस तरीके का शेप मिल गया हमको यहाँ पर। जब हम ऑरिफिस क्रिएट कर देंगे तो बस क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो अंदर का ये पॉइंट है यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम होगा। यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, सम पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी इस टाइप का प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा। तो लिक्विड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। लिक्विड जब बाहर आना स्टार्ट होगा तो इसमें जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और लेवल अगर कम होता चला जाएगा तो सपोज़ अभी लेवल ये है, कुछ समय के बाद में लेवल ये हो जाएगा, यानी जो पैराबोला बनेगा, लेकिन उस पैराबोला की इक्वेशन इसी तरीके की होगी। उसके बाद में फिर लेवल ये हो जाएगा, उसके बाद फिर लेवल ये हो जाएगा। तो लेवल जो है वो लगातार यहाँ पे रिड्यूस होता चला जाएगा जैसे जैसे वाटर यहाँ से बाहर आता जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ से कितना लिक्विड जो है बाहर निकल जाएगा, कितना वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकल जाएगा, वो हमें यहाँ पर पता करना है इसमें। तो वॉल्यूम यानी लिक्विड इसमें कब तक निकलता रहेगा इसमें, जब तक यहाँ पर ये यानी ये जो ऑरिफिस है, इस ऑरिफिस के ऊपर अगर यानी कि यहाँ पर अगर वाटर रहेगा तो वो हमेशा यहाँ से बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है। तो इसमें जो फाइनल सिचुएशन है उसको मैं अब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग द फाइनल सिचुएशन हियर। ठीक कुछ इस तरीके का, जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑरिफिस को दिखा रखा है, और जो शेप है वो शेप कुछ इस तरीके का। तो ये मैं ऑरिफिस को बिना कंसिडर किए शेप बना रहा हूँ यहाँ पर। फाइनली यहाँ पर क्या होगा इसमें कि जब ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वाटर नहीं आना चाहिए। ये जो नीचे का इतना हिस्सा है, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे, तो वाटर बस यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, और उसके बाद में फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। यानी वाटर कुछ इस तरीके से रहना चाहिए, लिक्विड कुछ ऐसे रहना चाहिए इसमें। फाइनली इट इज़ अ वेरी स्मॉल ऑरिफिस। जब भी नाम लेते हैं तो आप ये मान के चलो कि वो स्मॉल है, और लिखा भी है स्मॉल है इसमें। तो यहाँ तक, और उसके बाद में फिर यहाँ तक।
बीच का यहाँ पर एक तरीके से ब्रोकन कर्व हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से वाटर निकल चुका होगा, तो इट इज़ अ ब्रोकन कर्व या ब्रोकन सरफेस, और ये अपना शेप मेंटेन करेगा। इसकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन वही रहेगी, बस बीच में जो कर्व है वो कर्व यहाँ पर ब्रोकन हो जाएगा, जहाँ पर ये आर वाली रेडियस आ रही है, इसमें स्मॉल आर वाली रेडियस आ रही है। तो हमें अब ये वॉल्यूम पता करना है कि ये वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, और ये अपना शेप मेंटेन रखें, क्योंकि इसी तरीके से रोटेट होते रहेंगे, सब कुछ बैलेंस रहेगा यहाँ पर इनका, तो दिस टाइप ऑफ शेप विल बी मेंटेन्ड। तो ये वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो ये वॉल्यूम पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन का वॉल्यूम है, कोई स्फेयर या इस तरह की चीज़ नहीं यहाँ पर ये। तो इसका वॉल्यूम अब किस तरीके से निकाल पाएंगे वो देखते हैं इसमें। तो इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए मैं अगेन इसी को ऑरिजिन मान लेता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को ऑरिजिन मान लूँगा तो फिर वापस से इक्वेशन वही बन जाएगी। मैं जानबूझ के अपने आप को ट्रबल में नहीं डालना चाहता है कि मैं ऑरिजिन कहीं और ले लूँ, फिर उसके हिसाब से फिर मैं इसकी इक्वेशन लिखता फिरूँ, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपना जो भी सिंपल तरीका है उससे ऑरिजिन अज्यूम करके इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो अगर मैं इसी को ऑरिजिन मान लूँगा तो वी हैव दिस इक्वेशन जो हमने अभी डराइव करी है। इसमें ये वाई एक्सिस हो गई, फिर यहाँ पर इसमें, तो इसमें यहाँ पर सपोज़ मैंने ये स्ट्रिप ले लिया एक, यहाँ से x डिस्टेंस आगे गए और ये dx, और ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे इसका एरिया हम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसमें एरिया कितना हो जाएगा इसका, तो ये हाइट हो जाएगी y और ये हो गया dx, तो ये हो गया एरिया। और ये कंटिन्यू कर रहा है, पूरे में घूम रहा है यहाँ पर। ये इस डायग्राम में दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। पूरे में यहाँ पर ये इस तरीके से ये घूमती हुई यहाँ पर सरफेस है इस तरीके की है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो हर जगह पे जो एरिया है वो तो यही मिलेगा आपको, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, और ये पूरी लेंथ यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। तो दिस लेंथ इज, तो यहाँ पर आप देख लो कि एक सर्कुलर टाइप का यहाँ पर ये इस तरह की का पेरिफेरी यहाँ पर ये मेंटेन कर रहा होगा। तो कितना हो जाएगा उसका सरकमफेरेंस 2πx, क्योंकि रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी x के बराबर। तो यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट लिया है एक तरीके से, उस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, तो उसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो दिस वॉल्यूम विल बी, तो पहले तो आप एरिया लिखो, तो एरिया हो जाएगा y/dx। फिर उसके बाद में ये कितना घूम गया यहाँ पर, उसके लेंथ एक तरीके से क्या हो जाएगी, तो लेंथ विल बी 2π इंटू एक्स। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, और इंटीग्रेट करने के लिए जो x के लिमिट है वो x के लिमिट आप यहाँ पर कहाँ से कहाँ रखोगे, तो दैट इज़ द क्वेश्चन। तो x के लिमिट आप x को कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो ऑब्वियस है कि आप यहाँ से x को स्टार्ट नहीं करोगे, आप x को स्टार्ट करोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू आर। और फिनिश कहाँ पे करोगे, तो आप यहाँ पर इसको फिनिश कर दोगे, x इज इक्वल टू कैपिटल आर पे इसको आप फिनिश करोगे। तो स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर, उससे आपको ये सारा वॉल्यूम आपको मिल जाएगा कि ये वॉल्यूम यहाँ पर कितना होगा। अब आपको यहाँ पर ये y और x ये दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं, तो एक वेरिएबल यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत है, तो इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है हमें। तो लेट अस डू दिस। तो r y की जगह पे आप ये रख लो, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप इसके साथ क्लब कर दो, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2z। बाकी के जो हैं उनको मैं इसके साथ में लेके चलता हूँ, इट इज़ 2π। बाकी यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब dx। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर ये पाई ओमेगा स्क्वायर बाई जी, x4/4 आएगा, लिमिट वगैरह रखेंगे तो r4 माइनस r4/4 यहाँ पर ये हो जाएगा इसमें। तो ये वो वॉल्यूम है जो भी बचा हुआ है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। और आप इनिशियल वॉल्यूम निकाल लो और दोनों को माइनस करके ये पता कर लो कि कितना वॉल्यूम यहाँ से निकल चुका है। तो इनिशियली तो यहाँ पर एक सिंपल सा सिस्टम था, बस ये था यहाँ पर ये, और ये हाइट s थी, इसकी रेडियस r थी। तो दिस वॉल्यूम इज़ वेरी सिंपल, पाई r²h। तो पहले इतना वॉल्यूम था, वॉल्यूम अब इतना रह गया है, कितना निकल गया हमसे पूछा गया इसमें। तो वॉल्यूम जो कि यहाँ पर फ्लो कर गया है, तो फ्लोन वॉल्यूम, द फ्लोन वॉल्यूम इज पाई r²h माइनस पाई ओमेगा स्क्वायर बाई 4g multiplied with r⁴ minus small r⁴. So this is the final answer.